नमस्कार, आपणु उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चगवानी। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला को लेकर राज्य भर में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम भी शामिल हो चुका है। इस मेले के उपलक्ष्य में सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने 2 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। उन्होंने रायपुर क्षेत्र में बरगद का पेड़ लगाया है। लोगों में मान्यता है कि हरेला पर्व में जो पेड़ लगाए जाते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते। अगर बात करें राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह की, तो उन्होंने 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक 2 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड में हरेला पर्व धूमधाम से मनाया गया। हरिद्वार में भी इस पर्व के अवसर पर वन महकमे ने अनोखी स्कीम चलाकर तमाम फलदार पौधे लगाए। हरिद्वार वन प्रभाग स्थित स्मृति वन गंगा वाटिका में अब लोग अपने पूर्वजों की याद में महज कुछ खर्च पर पर्यावरण रक्षक पौधे रोप सकेंगे। और इसी तरह से आज कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और हरिद्वार जिलाधिकारी रविशंकर ने अपने पूर्वजों के नाम पर वृक्षारोपण किया। बधाई, शुभकामनाएं। सरकार के स्तर पर और सामाजिक राजनीतिक स्तर पर आज इस पर्व को हम बहुत ही एक पर्यावरण की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज यहाँ सुंदरवन में पौधा लगाने का अवसर मिला और जो सरकार की योजना है उसमें यहाँ जिस प्रकार से हमारे यहाँ के जिलाधिकारी और डीएफओ और सामाजिक संगठन मिलकर और इस क्षेत्र का डेवलपमेंट कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में पूरी दुनिया और देश के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। बराबर में 52 शक्तिपीठ है, वो भी इससे जोड़कर देखेंगे। भविष्य में हम इसे जो लाइट साउंड शो के रूप में कैसे स्थापित करें, ये भी मैंने एक कहा है यहाँ जिलाधिकारी और डीएफओ को। मैं समझता हूँ आने वाले समय में इसको यदि जोड़ेंगे तो हरिद्वार में एक रात हम टूरिस्ट को रोकने में सफल हो जाएंगे। क्योंकि हरिद्वार में काफ़ी लोग जो है अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं और अपने पूर्वजनों का याद में एक पेड़ लगाने के लिए उनको प्रेरणा देने का एक अभियान है। उसमें क्या है कि फ़ायदा एक हमारा पर्यावरण का संरक्षण में भी होगा और दूसरा जो है यहाँ का जो जुड़ा हुआ भावना है उसका जो है एक अच्छा एक सम्मान मिलेगा। तो इस प्रकार का एक अभियान शुरू किया है, तो उम्मीद है कि ये बहुत बड़ा सफलता के साथ होगा। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पर्यावरण हरेला पर्व मनाते हुए क्षेत्र में वन विभाग और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पौधारोपण किया और इस मौके पर सभी ने पौधों की देखभाल करने की जिम्मेदारी ली। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना ने हमारे जीवन को कहीं न कहीं पूरी तरीके से प्रभावित किया और इस मौके पर हम एक पौधा अवश्य लगाएं और अपने जीवन को पर्यावरण से बचाया जा सकता है। तो वहीं विधायक से जब पूछा गया कि भूमाफिया लगातार आम से हरे भरे बगीचे को काट रहे हैं, तो विधायक गोलमोल जवाब देते नजर आए। विकास की अपनी ज़रूरतें होती है, कई बार किसान की अपने बाद मजबूरियां होती है। कई बार बहुत सारे जिनके परंपरागत बागान थे वो बागान को मेंटेन नहीं कर पा रहे, या बहुत सारे बागान आज करे ऐसे जो लाभकारी नहीं रह गए, जिसे आउटलिव्ड हो गए, मतलब बूढ़े हो गए वो, तो निश्चित रूप से उसके रिप्लेसमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं जो ज़मीनें विकास के कार्यों में या जो ग्रीन कवर है वो विकास के कार्यों में की वजह से घटता जा रहा है, तो उसकी कहीं ना कहीं इस प्रकार से हमें प्रतिपूर्ति करनी है कि एक तरफ यदि ग्रीन कवर घट रहा है तो दूसरी तरफ हमें ये अभियान चला करके हरेला जैसे और प्लांटेशन का चला करके और अपनी युवा पीढ़ी को सेंसिटाइज करके और इसको जनता का आंदोलन बना करके उसको हम एक प्रकार से मेकअप करने का काम करेंगे, उस कमी को दूर करने का काम करेंगे। ना केवल कमी को दूर करेंगे बल्कि उससे भी ज़्यादा बेहतर रिच फॉरेस्ट, ज़्यादा ग्रीन कवर हम देने का काम करें, ताकि पर्यावरणीय संतुलन, आबो हवा और ये तमाम सारा शुद्धता है ये बनी रहे। नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि उनको काट दीजिए, लेकिन मैंने ये कहा कि पेड़ों की भी ठीक है एक आयु होती है और बाकायदा कहीं पे बहुत घना भी हो जाता है तो एक सिस्टम भी है। जैसे जो इमारती वो हैं वहाँ कहते हैं उसको थिनिंग ऑपरेशन, जंगलात वाले अभी फॉरेस्ट के डीएफओ वगैरह यहाँ थे तो उसको थिनिंग ऑपरेशन बोलते हैं कि उसको ताकि पेड़ ज़्यादा स्वस्थ बने, ज़्यादा घने हो रहे हैं तो उसको थिनिंग भी करते हैं। तो कहने का मतलब यदि कहीं पर पेड़ कटता है फलदार तो निश्चित रूप से उसकी भरपाई भी होनी चाहिए, मेरा कहना है।
आज हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर जमकर निशाना साधा। दरअसल हाल ही में गंगा को स्कैप चैनल घोषित करने के तत्कालीन सरकार के निर्णय पर हरीश रावत द्वारा माफी मांगे जाने पर इन बीजेपी नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को अपने गिरबान में झांकने की हिदायत दी और बीजेपी सरकार द्वारा इस प्रकरण में सुधार करने का दावा किया है। देखिए, ये तो सरकार ने निर्णय लेना है, लेकिन यदि माननीय हरीश रावत जी ने माफ़ी मांगी है तो मुझे नहीं पता अभी कितनी बार उन्होंने और माफ़ी मांगनी है, किन किन बातों के लिए मांगनी है, ये उनका विषय हो सकता है। लेकिन ये सरकार का भी विषय है कि इस पर आगे सरकार क्या निर्णय लेने वाली है। निश्चित रूप से माँ गंगा हमारी सबकी माँ है, वो सारी भावनाओं को देखते हुए सरकार उस पर निर्णय ले। फिर कहो यार सॉरी, ये कोई बात हुई क्या? खुद उनके ज़माने में परम पवित्र गंगा जी, जिनको स्नान करके लोग कहते हैं कि सातों जन्म के पाप कट जाते हैं, ऐसी पतित पावन गंगा जी को नहर कहकर उसका अपमान करने वाले स्वयं हरीश रावत जी, आज वो कह रहे हैं मुझसे गलती हो गई और त्रिवेंद्र सिंह सरकार संभाल ले। त्रिवेंद्र सिंह सरकार अपना काम कर रही है, वो जो भी गलत होगा उसको ठीक करेगी, लेकिन तुम अपने गृहवान में झांको कि तुमने इतनी बड़ी गलती क्यों करी। इतनी परंपरागत बात सदियों से जो चली आ रही है, उसको एकदम नहर कह देने के पीछे कोई हल्का मलका भाव नहीं है, कोई बहुत गूढ़ रहस्य है। लेकिन अकारण गंगा जी को नहर कह देने का मामला नहीं हो सकता। इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत थी जिसने ऐसा कहलवाया। बीजेपी आएगा, वक्त सुधारेगी। हरिद्वार में गंगा स्कैप चैनल के मामले में प्रदेश सरकार अब पूर्व की हरीश रावत की सरकार का फैसला पलटने की तैयारी में है। पूर्व सीएम हरीश रावत मंगलवार को हरिद्वार में संतों के बीच में पहुंचे थे। उन्होंने अखाड़ा परिषद के संतों से मुलाकात करके कहा था कि 2016 में उनकी सरकार ने गंगा की धारा के किनारे करीब 400 निर्माण बचाने के लिए धारा को स्कैप चैनल घोषित किया था। इसका मतलब है कि यह धारा एक नहर है जो गंगा में अतिरिक्त पानी की निकासी के काम आती है, क्योंकि एनजीटी का आदेश था कि गंगा की धारा के 200 मीटर दायरे से निर्माण हटाया जाए। हरीश रावत ने इसे भावनात्मक भूल बताया था और कहा था कि वर्तमान सरकार इस फैसले को पलटे। वहीं डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने देहरादून की इंदिरा कॉलोनी में हुए हादसे की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। घटना के बाद से मकान के पीछे गिरा पुश्ता सवालों के घेरे में है। स्थानीय लोग बार बार इसी पुश्ते पर सवाल उठा रहे हैं। यह पुश्ता अवैध था या हादसा का कोई अन्य कारण रहा, इसकी जांच कराई जाएगी। डीआईजी के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीआईजी जोशी ने बताया कि हादसा बहुत ही गंभीर है। पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवानों की कड़ी मेहनत से 2 लोगों की जान बचाई जा सकी, लेकिन प्रथम दृष्टया लोगों का जो आरोप है उसकी जांच होनी बेहद ही जरूरी है। लिहाजा इस मामले में जांच के आदेश जारी किए गए। आपको बता दें, बचाव कार्य के दौरान आईजी अभिनव कुमार भी मौके पर पहुंचे, जबकि डीआईजी अरुण मोहन जोशी और अन्य अफसर वहां पहले से मौजूद थे। हादसे के बाद लगभग 10 घंटे ऑपरेशन चला और इस दौरान अफसरों ने जवानों का हौसला बढ़ाए रखा। डीआईजी पूरे समय वहीं जवानों के साथ खड़े रहे। कुमाऊनी त्योहार को जगह जगह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इसी कड़ी में दिनेशपुर के दिलीप नगर में स्थानीय महिला रेखा रावत के नेतृत्व में तमाम महिलाओं ने मंदिर परिसर में पूजा अर्चना के उपरांत पौधारोपण किया, तो साथ ही कुमाऊनी गाना गाकर सभी ने हरेला पर्व मनाया। आपको बता दें, आज उत्तराखंड का पर्यावरण संरक्षण का प्रमुख पर्व हरेला है। 5, 7 या 9 अनाजों को मिलाकर हरेले से 9 दिन पहले 2 बर्तनों में से बोया जाता है। रोजाना सुबह और शाम हरेले को पानी दिया जाता है। 2-3 दिन में हरेला अंकुरित हो जाता है। इसे सूर्य की सीधी रोशनी से दूर रखा जाता है। इस मौके पर स्थानीय महिला रेखा रावत ने कहा कि हरेला एक हिंदू त्योहार है जो उत्तराखंड राज्य की संस्कृति की अनूठी पहचान है।
हरेला का हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। इसमें सभी राज्यों में इसमें मनाया जा रहा है, पूरे उत्तराखंड में मनाया जा रहा है और भली भांति से लोग तीज त्योहारों को इसको बहुत उपलक्ष्य से मनाया जाता है। इसमें तरह तरह के व्यंजन बनाया जाता है, जैसे पकौड़ी, पूरी, रायता, सभी त्यौहार मनाए जाते हैं। और चलबेटी जो लड़कियां हैं अपने मायके में, वो अपने ससुराल में मायके आती हैं और सब लोगों को मैं बधाई देना चाहती हूँ इस त्यौहार के उपलक्ष्य से। चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की वेबसाइट से अभी तक 12,000 से ज्यादा ई पास जारी हो चुके हैं। बुधवार को 688 पास जारी हुए थे। इनमें से 132 बद्रीनाथ धाम, 351 केदारनाथ धाम, 170 गंगोत्री और 35 पास यमुनोत्री धाम को जारी किए गए। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के मुताबिक बोर्ड के यात्री विश्राम गृह तीर्थयात्रियों के लिए खोले जा चुके हैं। तीर्थयात्रियों से अपील है कि बहुत जरूरी होने पर ही धामों में रुकें। अब तक चारों धामों में 7,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, चारधाम की यात्रा आज यानी कि शुरू हो चुकी है। हालांकि यह यात्रा जो है केवल उत्तराखंड वासियों के लिए है। बाहरी राज्यों के लोगों के लिए अभी यात्रा की अनुमति नहीं है। यात्रियों के लिए रोडवेज आज से बद्रीनाथ और सोनप्रयाग के लिए बस सेवा शुरू कर देगा, तो वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए जल्द बस सेवा शुरू होगी। यमुनोत्री घाटी में बुधवार रात हुई तेज बारिश से ओजरी डबरकोट के पास हाईवे भूस्खलन होने से बंद हो गया, तो वहीं बद्रीनाथ हाईवे लामबगढ़ और पागल नाले में पहाड़ी से मलबा आने से बंद है। एनएच की जेसीबी मार्ग खोलने में जुटी है। आपको बता दें, उत्तरकाशी की यमुनोत्री घाटी में बुधवार पूरी रात मूसलाधार बारिश के कारण यमुना नदी का जल स्तर बढ़ गया। नदी का जल स्तर बढ़ने से खरीदी के पास नगाड़ गांव मोटर पुल पर बना वैकल्पिक रास्ता बह गया। इसके साथ ही ओजरी डबरकोट में भूस्खलन होने से यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया था, जिसे अब खोल दिया गया है। भारी बारिश के कारण हाईवे देर रात से जगह जगह बंद था। हालांकि कुतनौर के पास हाईवे पर आवाजाही जोखिम भरी हो रही है, तो वहीं बद्रीनाथ हाईवे लामबगढ़ और पागल नाले में मलबा आने से बंद हो गया। अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर हम रुकते हैं कि छोटे से ब्रेक के लिए। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर न हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप लोग उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लाल कुआं में हरेला पर्व के मौके पर राजकीय इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के साथ क्षेत्रीय विधायक नवीन दुमका मौजूद रहे और इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि 6 से 16 जुलाई तक चले इस कार्यक्रम के दौरान लोगों में पर्यावरण को लेकर काफी जागरूकता आई। उन्होंने बताया कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर हम सभी को जिम्मेदारी से कार्य करना होगा। बधाई देता हूँ। मैं प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए हर एक खुशी के वक्त कोई न कोई पौधा लगाना चाहिए, जिससे कि हमारा इसका देश का, पूरे समाज का वायुमंडल शुद्ध हो। जब वायुमंडल शुद्ध होगा तो हम मानव का जीवन भी स्वस्थ होगा, बीमारियों से हम बचेंगे। इस नाते इस त्यौहार के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को कोई रुड़की के पोहाना में स्थित रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 2 विदेशी छात्रों की पिटाई के बाद छात्र संगठनों के साथ भीम आर्मी छात्रों के पक्ष में उतर आई। आपको बता दें कि कल नाइजीरिया के 2 छात्रों के साथ
लगभग 1.5 दर्जन गार्डों ने मारपीट की थी। पिटाई में घायल छात्रों को आरोग्यम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घायल छात्रों की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद हर वर्ग के लोगों में भारी आक्रोश पनपने लगा। सभी संगठन के लोग कॉलेज के बाहर इकट्ठा हो गए। तो वहीं इस मामले में कॉलेज प्रबंधन कुछ भी बोलने से साफ तौर पर बचता नजर आ रहा है। प्रशासन भी, हमारी पुलिस प्रशासन से और शासन से ये मांग है कि जो दोषी है कॉलेज मैनेजमेंट, क्योंकि वे तो सुरक्षाकर्मी यहाँ पर जॉब करते हैं, हमारी मांग है कि जो कॉलेज का मैनेजमेंट है उनको गिरफ्तार किया है और जल्द से जल्द उनको सजा दी। इसने जो है एफआईआर पंजीकृत कर दी है। कुछ लोग इसमें अरेस्टिंग हुई है, कुछ लोगों की अरेस्टिंग हुई है, बाकी आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी 8 लोगों की अरेस्टिंग हो गई। कितने लोग शामिल थे सर इस पूरे मामले में? अब वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो इन्वेस्टिगेशन में पाया जाएगा वही मिला जाएगा। क्या कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? धाराएं तो जो धाराएं हैं एफआईआर के हिसाब से सभी धाराएं लगाई हैं। क्या इंटरनेशनल जो छात्र उसकी है इंक्लूड है इसमें? अभी वो जांच का विषय है, आगे जाके दिख जाएगा। ठीक। क्यारकुली मसूरी के नाग मंदिर में लगने वाला प्राचीन मेला इस वर्ष स्थगित कर दिया गया है। एसडीएम मसूरी और कोतवाल मसूरी ने ग्राम प्रधान और मंदिर समिति के साथ बैठक की, जिसमें आगामी 25 जुलाई को नाग पंचमी के अवसर पर लगने वाले मेले को इस वर्ष स्थगित करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय वर्तमान में चल रहे कोरोना महामारी के दृष्टिगत लिया गया है। मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान हेतु केवल पंडित और मंदिर समिति के सदस्यों को अनुमति दी जाएगी और इस वर्ष नाग देवता की डोली को गाड़ी के माध्यम से लाने का निर्णय लिया गया, जिसमें 3 से 4 व्यक्ति शामिल रहेंगे। बाहरी व्यक्तियों के आगमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। आज मसूरी एसडीएम और कोतवाल साहब के अध्यक्षता में प्रधान श्रीमती कौशल्या रावत के घर में एक मीटिंग हुई, जिसमें नाग मंदिर समिति के लोग भी उपस्थित थे और उसमें ये निर्णय लिया गया कि कोरोना की महामारी को देखते हुए इस वर्ष जो नाग मंदिर में जो नाग पंचमी के दिन मेला होता है उसको रद्द किया जाता है, उसका आयोजन रद्द किया जाता है। 3 दिन तक मंदिर समिति के जो लोग हैं और पुजारी हैं वो वहाँ पे 3 दिन तक अनुष्ठान करेंगे और सिर्फ उन्हीं लोगों को वहाँ पे अनुष्ठान पूजा करने की अनुमति होगी। बाकी बाहरी व्यक्ति और गांव का कोई भी व्यक्ति वहाँ पे प्रवेश नहीं करेगा। सीबीएसई हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा का नतीजा बीते दिनों घोषित किया गया, जिसमें हरिद्वार की बेटियों ने बाजी मारी। बेटियों के इस सफलता में माता पिता में खुशी की लहर दौड़ गई। डीपीएस स्कूल हरिद्वार की छात्रा ताशी बंसल ने 98.8% मार्क्स प्राप्त किए। डीपीएस हरिद्वार की दूसरी छात्रा निष्ठा गर्ग ने 98% मार्क्स प्राप्त किए। तो आपको बता दें, सीबीएसई हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा का जो नतीजा है वह बीते दिनों घोषित किया गया था। इसमें हरिद्वार की बेटियों ने बाजी मारी। बेटियों के इस सफलता में माता पिता में भी खुशी की लहर दौड़ गई। डीपीएस स्कूल हरिद्वार की छात्रा ताशी बंसल ने 98.8% मार्क्स हासिल किए। डीपीएस हरिद्वार की दूसरी छात्रा निष्ठा गर्ग ने 98% मार्क्स हासिल किए हैं। सारे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मैंने कभी भी कोई डाउट पूछा है तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे को रिप्लाई ना आया हो। हमेशा मेरे को मोटिवेट किया है और अगर मेरी कोई भी प्रॉब्लम्स होती थी तो वो मेरे को बताती थी कि कहाँ मैं ज़्यादा और इम्प्रूव कर सकती हूँ। और कभी उन्होंने मेरे को डीमोटिवेट नहीं किया, कभी भी। मतलब ये नहीं बोला कि मैं नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने हमेशा बोला है कि हाँ तुम और इम्प्रूव कर सकती हो और तुम अचीव कर लोगी, ऐसे उन्होंने बोला। ट्यूशन मैंने कभी नहीं ली, कोई ट्यूशन किसी क्लास में नहीं पढ़ा। मैं खुद सेल्फ स्टडी करती हूँ और पापा पढ़ाते हैं। मैंने कॉन्ग्रेचुलेट करा। इवन बड़े पापा और दादी तो मेरी काफ़ी खुश थे। पापा भी काफ़ी खुश थे, मम्मा भी काफ़ी खुश थी और मम्मा का तो सपोर्ट भी काफ़ी रहा। मम्मा से ही बातचीत रहती थी और उनसे ही पढ़ाई का पूरा वो उनका ही योगदान था पूरी पढ़ाई में। टीचर्स को क्या? टीचर्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस लेते थे। जब हिंदी थोड़ा सा वीक था मेरा तो मैं मैम के पास लाइब्रेरी में जब स्कूल बंद हुए तब फिर से जाती थी और पढ़ती। नेपाल के प्रधानमंत्री की ओर से हिंदुओं के आराध्य देव श्रीराम के जन्म स्थल अयोध्या को नकली बताया गया, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव महाजन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नेपाल के प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए बयान की कड़ी निंदा की। तो साथ ही प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रपति से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।
तो नेपाल के प्रधानमंत्री की ओर से हिंदुओं के आराध्य देव श्री राम के जन्मस्थल अयोध्या को नकली बताया गया, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव महाजन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नेपाल के प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए बयान की कड़ी निंदा की। तो साथ ही प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रपति से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। नेपाल के प्रधानमंत्री माननीय के.पी. शर्मा ओली जी, इन्होंने एक बहुत ही विवादास्पद, मैं तो नहीं कहूँगा बहुत ही बेहुदा बयान दिया है कि अयोध्या जो भारत में स्थित है वो नकली है और असली अयोध्या नेपाल के वीरगंज जिले में है। उनसे कोई पूछे, अयोध्या जानी जाती है सरयू नदी के तट पर, जो है क्या सरयू नदी वहाँ पर है? नेपाल से निकलती है। अयोध्या का इतिहास करोड़ों वर्ष पुराना, सत्य युग से अयोध्या है। अयोध्या से पूरे विश्व का शासन चलता था। वह पावन नगरी अयोध्या जो 7 तीर्थों में भारत के एक है। ऐसा बयान आपने किया है? आपने कभी धर्म के बारे में पढ़ा है? आप तो विधर्मी हो ना, आपने तो धर्म छोड़ दिया। नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था। माओवादियों और चाइना ने मिलकर जकड़कर उस नेपाल को धर्मनिरपेक्ष बना दिया। अब आप सेकुलर हो गए। जब आप सेकुलर होंगे तो हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे ना। हिंदू धर्म और दर्शनों को आप बना साबित करोगे, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे। हिंदू धर्म की जड़ें इतनी गहरी हैं कि ऐसे आप जैसे छोटे मोटे आदमियों के वो हिलने। विकासनगर क्षेत्र में सहसपुर थाना क्षेत्र की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल 27 जून को अशोक कुमार नाम के व्यक्ति ने थाने में जाकर शिकायत की थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरे घर से ताला तोड़कर लाखों रुपए की ज्वेलरी चोरी कर ली, जिस पर पुलिस ने गहनता से संज्ञान लिया और चोर की तलाश शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज की मदद से शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अशोक कुमार जी थे छरवा के, वो आए थे थाने में। उन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी कि 27 तारीख को उनके घर में चोरी हो गई, जिसमें काफ़ी माल गया था। सोने और चांदी के जेवरात गए थे, जिसमें से उन्हें कुछ पैसे गए थे और एक मोबाइल भी गया था। तो इस पर हमने एसएसआई कुलदीप पंत के नेतृत्व में एक टीम गठित की थी, जिन्होंने बहुत मेहनत की। उसमें मोटरसाइकिल, उसमें सारे के सारे जो छरवा से सेलाकू या छरवा से जो सहसपुर आने के रास्ते हैं, उन सब में सीसीटीवी देखे गए थे। उसमें एक संदिग्ध बाइक मिली थी, जिसमें लास्ट में 86 या 85 था। तो उससे फिर विकासनगर आरटीओ और जो देहरादून आरटीओ से सारे के सारे जो यूके 16 और यूके 07 के सारे निकाले गए थे। तो उसमें से सबको वेरीफाई किया गया था। तो उसमें कल एक रिजवान, तो रियासत एक उसमें बाइक मिली, उसमें 86 नंबर था। फिर उससे और उसका जो उसकी शकल सूरत और जो ढांचा था वो उससे काफ़ी मिलता जुलता था। तो उसे भी सख्ती से पूछताछ थी, तो उसने एक्सेप्ट किया, जिसमें कि हमें ये सोने के 2 हार, झुमकी, चांदी की पाजेबें और मोबाइल और वो मोटरसाइकिल सब बरामद हुई है। सर, इसकी अनुमानित कीमत कितनी होगी लगभग? इसकी लाखों में अनुमानित कीमत है, क्योंकि 2 हार तो सेट है, 2 हार हैं प्रॉपर सोने के हैं। किन धाराओं में सर ये पहले भी लिप्त था या किन धाराओं में आपने? नहीं, तो अभी तो इसका पुरानी पूरी स्थिति का हम देख रहे हैं, पता कर रहे हैं पूरी स्थिति क्या है। लेकिन ये एक थोड़ा नशे का, जैसे पूछताछ की गई थी कि थोड़ा नशे की ये आदी है और उसके खर्चे के लिए ये सब ये चोरियाँ की हैं। केंद्र सरकार की ओर से चल रहे पंडित दीनदयाल फेडरेशन योजना के अंतर्गत विद्युत के तारों के कार्य में लगा एक युवक हाई वोल्टेज 11,000 की लाइन की चपेट में आने से झुलस गया। रोड किनारे हुई इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सैकड़ों ग्रामीणों के एकत्र हो जाने के बाद बहुत ही मुश्किल से युवक को खंबे से नीचे उतारा गया और सीएचसी सितारगंज में भर्ती किया गया। तो वहीं ऊर्जा निगम के उपखंड अधिकारी जय विनोद कुमार जोशी ने बताया कि युवक का उनके विभाग से कोई संबंध नहीं है। ऊर्जा विभाग में संचालित योजना को धरातल पर उतारने वाली कार्यदायी संस्था में काम करता है। संस्था या युवक की ओर से लाइन में काम करने के लिए कोई शटडाउन नहीं लिया गया। तो केंद्र सरकार की ओर से चल रहे पंडित दीनदयाल फेडरेशन योजना के अंतर्गत विद्युत के तारों के कार्य में लगा कि युवक जो है वह हाई वोल्टेज 11,000 की लाइन के चपेट में आने से झुलस गया। रोड किनारे हुई इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच चुका है।
विभाग में काम करते हैं, ये कोई लाइन वगैरह का काम कर रहे थे खंभे पे, तो उससे इसको करंट लग गया पेशेंट को। तो इनके एब्डोमेन पे बर्न है और आर्म पे राइट साइड में बर्न है, तो इसको रेफर कर दिया गया पेशेंट को जी। ये कहाँ के निवासी हैं? निवासी नानक मत्ता के हैं। और इसी के साथ ही आपने उत्तराखंड में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।